हाय चिल्ड्रन, आप सबका एलकेज नीट बायोलॉजी सेशन में स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। मैं डॉक्टर रमेश कुमार, एक्स आर्मी डॉक्टर हूं। मैंने एमडी मेडिसिन किया हुआ है और मैं अभी इसी कंपटीशन से सेलेक्ट हुआ हूं। सीपीएमटी हुआ करता था हमारे समय में। मैं इस एलकेज नीट बायोलॉजी बेसिकली ये मेरे बेटे का ही है, लव किशोर, जो मॉन्ट्रियल में ही इज़ बायो इंजीनियर। मॉन्ट्रियल कनाडा में हैं वो और रिसर्च कर रहे हैं, इज ए साइंटिस्ट। हम आपको इस चैनल्स के माध्यम से उन बेसिक चीज़ों को बताना चाहते हैं जो आपको परीक्षा में एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करेगा। ये पूरे सेशंस जो होंगे वो बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी। लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो एनसीईआरटी के अतिरिक्त थोड़ी और एडिशनल नॉलेज रखते हैं, और वो एडवांटेज आपको ये हमारे सेशंस में, वीडियो सेशंस में आपको प्राप्त होगा, जो डेफिनेटली आपको मदद करेगा आपके कंपटीशन में प्रश्नों का जवाब देने में। पूरी बायोलॉजी आपकी कवर अप होगी हमारे द्वारा। कुछ एलके क्लासेस लेंगे, कुछ मैं लूँगा। बीच बीच में क्वेश्चंस भी होंगे, डिस्कशंस भी होंगे। आप हमारे इस चैनल को अगर पसंद करते हैं तो उसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि ये अन्य चैनल से डिफरेंट होगा, बिकॉज मुझे मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा का अपना अनुभव है, क्योंकि मैं स्वयं सीपीएमटी से मैंने एमबीबीएस पाया था। इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से मैंने एमबीबीएस किया, फिर बाद में ऑल इंडिया पीजी परीक्षा मैंने दे करके इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से ही एमडी मेडिसिन पाई। मेरे दो बच्चे हैं, माई सन इज़ लव किशोर, जिनके बारे में आप जानते ही, उन्हीं की ये ब्रेन चाइल्ड है, उन्हीं का ये आइडिया है, जिसमें मैं अपना उनको सपोर्ट और कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ ताकि बच्चों का भला हो सके। और मेरी एक डॉटर है जिसको भी मैंने ही पढ़ाया बायोलॉजी, एंड शी गॉट सेलेक्टेड इन 2012 सीपीएमटी में। उसका यूपी सीपीएमटी में सिलेक्शन हुआ और उसने अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया, वो भी इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से ही किया। इसके अतिरिक्त मेरे फैमिली में और भी बहुत से लोग हैं जिनको मैं बायोलॉजी गाइड करता रहा हूँ। तो उन बेसिक चीज़ों को ही मैं टच करना चाहता हूँ, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आपको मदद मिले अपनी परीक्षा में प्रश्नों का सही उत्तर दे पाने में। मैं बेसिकली बायोलॉजी के ह्यूमन फिजियोलॉजी से शुरू करता हूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहला चैप्टर जो मैंने टेकअप किया है वो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का है, जिसको दो पार्ट्स में मैं डिस्कस करूँगा। पहला पार्ट जो बॉडी फ्लूइड से संबंधित होगा, ब्लड, प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, इन सब चीज़ों से होगा। और दूसरा पार्ट जो होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स, कार्डियक साइकिल, और पूरा का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड होगा, जिसमें एनसीईआरटी की बेसिक मटेरियल, बेसिक नॉलेज के अतिरिक्त आपको कुछ एडिशनल मिलेगा, विच मेक्स अ डिफरेंस इन द एग्जामिनेशन। ओके, सो इस इंट्रोडक्शन के साथ और आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं इस सेशन को शुरू करता हूं। हमारा पहला चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से संबंधित। आज मैं आपको बॉडी फ्लूइड्स के बारे में बताऊंगा। You know, this is me, that Dr. Ramesh Kumar. I am an MD in medicine and I have got enough teaching experience with respect to MBBS and PG entrance examinations. आप हमारे चैनल को पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, विल बी थैंकफुल। अब मैं आपको ब्लड एंड सर्कुलेशन के बारे में शुरुआत करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड होता है। एक मूल प्रश्न, बेसिक प्रश्न है कि कितना ब्लड होता है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा जो डिसाइड होती है हमारे बॉडी वेट से, ये वैरी करती है, और 7 से 8%
हमारा जितना भी बॉडी वेट है उसका 7 से 8%, यानी अगर हम 70 किलोग्राम के हैं तो हमारे शरीर के अंदर 4.9 टू 5.6 लीटर ब्लड के आसपास होता है. नाउ व्हाट इज ब्लड बेसिकली? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको समझते नहीं हैं इस बात को कि ब्लड बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू. सो यू कैन बी आस्क्ड, आपको प्रश्न दे सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड. ब्लड जो है वो बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू है, बिकॉज जो कनेक्टिव टिश्यू की परिभाषा है उसमें आपको एक स्ट्रोमा या मैट्रिक्स या बैकग्राउंड सब्सटेंस होता है और उसके अंदर सेल्स होती हैं. कोई भी कनेक्टिव टिश्यू होगा, यू विल हैव टू थिंग्स, स्ट्रोमा, मैट्रिक्स और बैकग्राउंड सब्सटेंस, एंड दूसरा उसमें सेल्स होंगी या फॉर्म्ड एलिमेंट्स या सेलुलर एलिमेंट्स. सिमिलरली ब्लड में भी दो चीजें, बैकग्राउंड सब्सटेंस इज कॉल्ड प्लाज्मा एंड उसके अंदर सेल्स बिखरी होती हैं जिनको हम ब्लड सेल्स बोलते हैं. नाउ प्लाज्मा, तो हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा 7 to 8% ऑफ आवर बॉडी वेट इज द ब्लड, अमाउंट ऑफ ब्लड इन लीटर्स. और जितना भी ब्लड है उसका 55% प्लाज्मा कहलाता है और 45% जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स या सेलुलर एलिमेंट्स यानी जो सेल्स हैं उसके अंदर, वो करीब करीब 45% बनाती है ब्लड का और 55% प्लाज्मा बनाती है. प्लाज्मा बेसिकली क्या उसका कंपोजिशन है, उसमें क्या क्या होता है? प्लाज्मा में आप देखेंगे तो उसमें 90 to 92% वाटर है और 6 to 8% प्रोटीन है. इसके अतिरिक्त कुछ ऑयंस, क्लॉटिंग फैक्टर्स, डिसॉल्व्ड गैसेस, न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स आप जानते हैं क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स बेसिकली 3 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. इन्हीं के जो मोनोमर्स होते हैं, यानी डाइजेशन के बाद जो इनके प्रोटीन्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, प्रोटीन्स का अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स का फैटी एसिड्स, ये न्यूट्रिएंट्स. डिसॉल्व्ड गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा. क्लॉटिंग फैक्टर्स, दे आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा. देयर आर मेनी क्लॉटिंग फैक्टर्स, कई क्लॉटिंग फैक्टर्स जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. एक्टिव फॉर्म में नहीं होंगे, क्योंकि एक्टिव फॉर्म होंगे तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में. कभी भी हमें चोट लगती है, इंजरी लगती है, तो ये एक्टिवेट होते हैं ये क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड देन क्लॉट बना देते हैं. बट ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर जब तक सर्कुलेट कर रहे हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. इसके सिवाय ऑयंस होते हैं, मेनली सोडियम. एक चीज नोट कर लीजिए आप सभी, सोडियम ऑयन जो है बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर है. एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स इट इज आउटसाइड द सेल, वेयर एज पोटेशियम इज इंट्रासेलुलर, दैट इज इनसाइड द सेल. सो सोडियम और पोटेशियम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? पोटेशियम ज्यादातर सेल्स के अंदर मिलता है, इंट्रा सेलुलर, जबकि सोडियम जो है सेल के बाहर होता है, प्लाज्मा में होता है, फ्री फ्लोइंग, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर. सो सोडियम इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड वेयर एज पोटेशियम इज इंट्रा सेलुलर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, हमारे प्लाज्मा में कितना प्रोटीन होता है? दैट इज 60 to 80 milligram per ml. Now, what all proteins are present in plasma? प्लाज्मा में कितने प्रोटीन्स होते हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स, फाइब्रिनोजन, 3 प्रोटीन्स. एल्ब्यूमिन, सबसे ज्यादा एल्ब्यूमिन मिलता है, 50 to 60%. And albumin is a small molecular weight. It has got a small molecular weight. A small size protein है albumin. And they are present in highest amount in plasma. So albumin is present in highest protein content जो होता है प्लाज्मा का, that is albumin. What is the main role of albumin? अब आप देखिए एल्ब्यूमिन का मेन रोल क्या होता है. जो टोनिसिटी को अगर मैं सिंपल टर्म में समझाऊं तो जैसे आप पानी लेते हैं, उसके अंदर आप चीनी डालिए, घोलते जाइए और चीनी डालते जाइए और चीनी डालते जाइए और चीनी डालते जाइए, तो इट बिकम्स वेरी वेरी थिक. जो थिक होता है वो हाइपरटोनिक कहलाएगा, और जो बिल्कुल लिक्विड थिन होता है दैट इज हाइपोटोनिक. एक ग्लास पानी में आपने 1 चम्मच चीनी डाला, सो सोल्यूशन विल बी हाइपोटोनिक, और वो 10 चम्मच चीनी डालेंगे तो गाढ़ा हो जाएगा, एंड दैट विल बी नोन एज हाइपरटोनिक.
एल्ब्यूमिन यही चीज करता है। अगर ज्यादा एल्ब्यूमिन होगा तो टोनिसिटी बढ़ेगी, उसी को हम ऑन्कोटिक प्रेशर बोलते हैं। और अगर कम एल्ब्यूमिन होगा तो उसका ऑन्कोटिक प्रेशर या टोनिसिटी या गाढ़ापन कम हो जाएगा, वो तरल पदार्थ पतला पतला रहेगा। ये एल्ब्यूमिन का रोल है कि ये जितनी मात्रा में रहेगा वो उसको एक टोनिसिटी देता है और वो वाटर बैलेंस बनाए रखता है। क्योंकि आप जानते हैं ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है। ये हाइपरटोनिक कोई भी सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन विल अट्रैक्ट वाटर और हाइपोटोनिक विल लीव वाटर। अगर कोई भी दो लिक्विड्स हैं जिनको आप सेपरेट कर देते हैं किसी मेम्ब्रेन से, तो पानी का मूवमेंट किधर से होगा? जो हाइपोटोनिक है उधर से हाइपरटोनिक की तरफ होगा, यानी कम गाढ़े से, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा है, वो उधर की तरफ होगा। एल्ब्यूमिन का यही रोल है कि इट प्रोवाइड्स द ऑन्कोटिक प्रेशर। और अगर हमारे बॉडी सेल में, प्लाज्मा में, आपने देखा जैसे प्लाज्मा में अगर प्रोटीन कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। अब क्या होगा, यानी ये प्लाज्मा जो है वो ज्यादा लेस विस्कस हो गया, कम गाढ़ा हो गया, तो क्या होगा, पानी विल लीव द प्लाज्मा। और कहाँ निकल के जाएगा? सेल के बीच में। तो दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। तो कभी भी अगर एल्ब्यूमिन कम होगा, विच इज नोन एज हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, तो वाटर विल लीव द सेल्स and enter the interstitial space. Interstitial space is the space between two cells. और ये जो होता है उसके कारण से वहां पे पानी इकट्ठा होने लगेगा इंटरस्टिशियल स्पेस में, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड इडिमा. सो दिस इज द रोल ऑफ एल्ब्यूमिन. यू नो, नाउ ग्लोबुलिन्स. आपने देखा 50 से 60% एल्ब्यूमिन होता है प्लाज्मा में और 40% करीब करीब ग्लोबुलिन्स होता है. नाउ ग्लोबुलिन्स आप जानते हैं कि जितनी भी हमारे शरीर में एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज का क्या काम होता है? इम्यून फंक्शन. व्हाट इज इम्यून फंक्शन? हमारी बॉडी किसी भी इंफेक्शन से जो लड़ती है उसी को इम्यूनिटी बोलते हैं या बॉडी का इम्यून फंक्शन बोलते हैं. कोई भी इंफेक्शन हमारे शरीर में हो गया, फॉरेन बॉडी आ गई, माइक्रोब आ गया, बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, कुछ भी आ गया, तो हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है. ये एंटीबॉडीज जाके उस बैक्टीरिया को किल करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, ताकि हमारा शरीर सुरक्षित रहे. सो ये जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है इसी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी. एंटीबॉडीज का मेन रोल होता है टू गिव इम्यूनिटी, टू प्रोवाइड द डिफेंस टू द बॉडी बाय किलिंग द बैक्टीरिया. नो, जितने भी ग्लोबुलिन्स हैं बेसिकली वो क्या होते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं. और उसमें इसीलिए हम उनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं, बिकॉज दीज ग्लोबुलिन्स परफॉर्म दी फंक्शन, इम्यून फंक्शन इन द बॉडी, इसलिए इनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं. इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर जो होता है इट इज वाई शेप्ड स्ट्रक्चर. आपको बाद में डायग्राम्स वगैरह मिल जाएंगे, अभी डायग्राम्स मैंने नहीं डाले हैं इसमें, मैं कुछ बाद में डाल दूंगा. इट वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. एंड सभी इम्यूनोग्लोबुलिन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेन्स. एक लाइट चेन्स होती है और एक हेवी चेन्स होती है. लाइट चेन्स जो होती है कप्पा एंड लैम्डा बोलते हैं, एंड दे आर कॉमन टू ऑल द इम्यूनोग्लोबुलिन्स. सभी, बिकॉज देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स: IgG, IgM, IgA, IgD, IgE. ये 5 तरह की इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं. पांचों में सेम लाइट चेन्स हैं, उनका नाम होता है कप्पा एंड लैम्डा, जबकि हेवी चेन्स सब में अलग अलग होती हैं. क्लियर? So globulins form 40% of the plasma protein. They form antibodies, and they are known as immunoglobulins. इनमें they have 2 light chains called kappa and lambda, and there are 2 heavy chains called H chains or heavy chains. Now, अभी अगर प्रश्न ये आ जाता है कि सारी एंटीबॉडीज में सबसे ज्यादा किस टाइप की एंटीबॉडी आपको मिलती है बॉडी में, तो इट इज IgG. 80%. There are 5 types: IgG, IgM, IgE, IgA and IgT. सबसे ज्यादा जो होता है वो आपको IgG मिलता है, दैट इज 80%. कोई भी, आप ये ऐसे याद रखिए, कोई भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होता है तो फर्स्ट टू फॉर्म, सबसे पहले हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनती है वो IgM बनती है.
फिर समय के साथ साथ आईजीएम खत्म हो जाती है एंड देन आईजीजी आ जाती है एंड आईजीजी परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो पुराने इन्फेक्शंस को कौन सिग्निफाई करता है? आईजीजी। और रीसेंट इन्फेक्शन को कौन सा सिग्निफाई करता है? आईजीएम। अगर आपको प्रश्न पूछा गया विच इज द फर्स्ट एंटीबॉडी टू फॉर्म इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर एक्सपोजर टू एन एंटीजन, किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई अन्य एंटीजन के एक्सपोजर के बाद में कौन सी एंटीबॉडी सबसे पहले बनती है? तो इट इज आईजीएम। आंसर नोट कर लीजिए, आईजीएम बनती है। फिर आईजीएम डिसअपियर्स, कुछ समय बाद आईजीएम खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है एंड देन आईजीजी आती है। तो अगर प्रश्न पूछे कि रिमोट या पास्ट इन्फेक्शन को कौन सा एंटीबॉडी रिप्रेजेंट करता है, तो आईजीजी। रीसेंट इन्फेक्शन को कौन करता है? आईजीएम। इसी प्रकार से अभी आप ब्लड ग्रुप जब पढ़ाऊंगा मैं आपको तो आप उसमें देखेंगे कि ब्लड ग्रुप जो होता है बेसिकली दो तरह से हम बोलते हैं, ए बी ओ एंड आर एच। एबीओ ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज उसमें भी होते हैं, उसी के आधार पे हम बोलते हैं कि पेशेंट का ब्लड ए है, बी है, ओ है, ए बी है, ओ है, क्या है। आरएच का भी जब मैं आपको बताऊंगा कि आरएच पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस आधार पर आते हैं। तो क्या होता है उसमें, एबीओ जो ब्लड ग्रुप है वहां आप जब देखेंगे तो एबीओ में भी एंटीबॉडीज मिलते हैं हमारे बॉडी में। वो आपको मैं नेक्स्ट सेशन में अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। एक चीज आप अभी समझ लीजिए कि एबीओ ग्रुप में जो एंटीबॉडीज हैं वो बेसिकली आईजीएम क्लास को बिलोंग करती है। नोट कर लीजिए अच्छे से, एबीओ एंटीबॉडीज बिलोंग टू आईजीएम क्लास, जबकि आरएच एंटीबॉडीज बिलोंग टू आईजीजी क्लास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। ना इन सब में जितने मैं आपको बता रहा था, इसमें आपको सबको देख लीजिए। आईजीजी है तो जी स्टैंड फॉर गामा, यानी इसकी हेवी चेन्स का नाम गामा चेन्स होता है। एम स्टैंड फॉर म्यू, तो उसमें म्यू चेन्स होती हैं। ई स्टैंड फॉर एप्सिलॉन, तो इसमें एप्सिलॉन हेवी चेन्स है। ए स्टैंड फॉर अल्फा, डी स्टैंड फॉर डेल्टा। तो इस तरह से सारी हेवी चेन्स आप बता सकते हैं। लाइट चेन सब में कॉमन है, कप्पा एंड लैम्डा। परसेंटेज सबसे ज्यादा आपको आईजीजी मिलेगा 80%। फिर आपको नेक्स्ट नंबर पे आता है आईजीए विच इज 15%। आईजीए तो सबसे ज्यादा कौन मिला? आईजीजी। सेकंड नंबर पे आईजीए, फिर थर्ड नंबर पे आईजीएम, फिर आईजीडी एंड आईजीई। सबसे कम आईजीई मिलता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि एंटीबॉडीज क्या है, इनका काम क्या है। नाउ व्हाट इज कोलोस्ट्रम? एक प्रश्न पूछा जाता है मेडिकल एंट्रेंस में, एमबीबीएस एंट्रेंस परीक्षा में। दिस इज ए वेरी कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज कोलोस्ट्रम? सो आप जब देखेंगे कोई भी मदर चाइल्ड बर्थ के बाद में, डिलीवरी जब माँ करती है, डिलीवर करती है बेबी को, तो उसके बाद में जो फर्स्ट फ्यू डेज जो मदर का मिल्क होता है, दैट इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। इट इज वेरी highly rich in nutrients and antibodies। तो इस मिल्क के जरिए मदर एंटीबॉडीज देती है न्यू बॉर्न को, ताकि वो बच्चा तमाम इन्फेक्शन और बीमारियों से बचा रहे। You can be asked a question regarding this. What is colostrum? So you should know this is the milk produced during the first few days after childbirth. Number two, which antibodies are present in colostrum? It is IgA. And whether it is good or bad, it is very good for the newborn because it provides antibodies which help the newborn to fight against the infections. Okay, is it clear? So I have told you about various immunoglobulins. इसके जो पूरा स्ट्रक्चर एंड डिटेल्स जो है वो लव अपने क्लास में आपको बताएंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू द बेसिक्स सो दैट यू नो कि प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा में कितने परसेंट वाटर है, कितने परसेंट प्रोटीन है, कितने प्रोटीन्स हैं, तो उसमें एल्ब्यूमिन का क्या रोल है, कितना परसेंट एल्ब्यूमिन है, कितना ग्लोबुलिन्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन में कौन सबसे ज़्यादा, कौन सबसे कम, कोलोस्ट्रम क्या है, एंड you can see IgD, they have delta heavy chain, they have 0.2%. Abhi now you can be asked this type of question, which immunoglobulin is highest concentration in plasma? That is IgG. Which immunoglobulin is least concentration in plasma? That is IgE. Which Ig immunoglobulin is seen in ABO blood grouping, IgM, and which immunoglobulin is seen as antibody to Rh factor? That is IgG. Now, circulation of blood.
was described for the first time by William Harvey. ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, तो who is father of circulatory system? You can always tell that it is William Harvey. Now blood group, you know there are many types of blood groups, and who discovered all these groups? It was Karl Landsteiner who discovered the blood group ABO and Rh factor. Both were discovered by Karl Landsteiner. Blood group ABO and Rh factor दोनों. What is this blood group ABO? What do you mean by? आप इसको अगर समझेंगे तो यूं समझें कि दो तरह के एंटीजेंस होते हैं, ए एंड बी. नोट कर लीजिए, मैंने लिख भी दिया है, आप नोट कर सकते हैं. सो देयर आर टू एंटीजेंस एंड दीज एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी. आरबीसी जो रेड ब्लड सेल होती है उसके सरफेस पे दो एंटीजेंस हैं. कुछ सेल्स में ए है, या तो ए है या बी है. ओके, दो तरह के एंटीजेंस मिल सकते हैं आपको आरबीसी सरफेस पे, ए या बी. और प्लाज्मा में दो तरह के एंटीबॉडीज. ये एंटीबॉडीज कौन है? आईजीएम वैरायटी की है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एबीओ ग्रुप से जुड़ी हुई एंटीबॉडीज जो होती हैं दे बिलोंग टू आईजीएम. इन एंटीबॉडीज को एंटी ए एंड एंटी बी बोलते हैं. सो पहले समझ लीजिए आप अच्छे से, आरबीसी के सरफेस पे दो एंटीजेंस मिलते हैं, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी. प्लाज्मा में दो एंटीबॉडीज मिलती हैं, एंटी ए एंड एंटी बी. ये प्लाज्मा में मिलती है. नो ये एंटीबॉडीज एंटी ए एंटी बी दे बिलोंग टू आईजीएम क्लास. दिस इज इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन. इन्हीं के प्रेजेंस या एब्सेंस से हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है. नाउ जैसे अगर हम किसी को कहते हैं हमारा ब्लड ग्रुप चार में से हो सकता है, इधर या तो मेरा ब्लड ग्रुप ए होगा, या बी होगा, या ए बी होगा, या ओ होगा. क्या मतलब हुआ इसका? ए कहने का क्या मतलब है हमारा? अगर मैं कहता हूं कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जो आरबीसीज हैं उसके ऊपर जो एंटीजन है दैट इज ए, और जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी है दैट इज एंटी बी. नोट कर लीजिए, ब्लड ग्रुप ए मींस our RBCs have got antigen A on their surfaces and our plasma has got antibody anti-B. B अगर हमारा ग्रुप है तो इसका मतलब हमारे आरबीसी पे कौन सा एंटीजन है? B. और एंटीबॉडी हमारे प्लाज्मा में क्या है? एंटी ए. अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है तो हमारा मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आरबीसी में ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है एंटीजन, बट एंटीबॉडीज एक भी नहीं है. इसी तरह से ब्लड ग्रुप ओ हुआ, इसका मतलब हुआ हमारे में ना तो ए है ना बी है. वी हैव गॉट ओनली एंटीबॉडीज, एंटी ए एंड एंटी बी. क्लियर? नोट इट डाउन. ये दिस मे बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ब्लड ग्रुप ए बी में कौन एंटीजन मिलेंगे, कौन एंटीबॉडी मिलेंगे. प्लाज्मा में एंटीजन मिलते हैं आरबीसी सरफेस के ऊपर, एंटीबॉडी मिलते हैं प्लाज्मा में डिजॉल्व. ये एंटीबॉडी आईजीएम क्लास को बिलोंग करते हैं. क्लियर? नाउ सिंस यू फाइंड that there are no antigens, blood group O में कोई एंटीजेंस नहीं है, तो एंटीजेंस ना होने का मतलब दिस कैन बी गिवन टू एनीवन, एंड दैट इज व्हाई ब्लड ग्रुप O इज कॉल्ड यूनिवर्सल ब्लड डोनर. कोई भी इंडिविजुअल हो उसको आप ब्लड ग्रुप O दे सकते हैं. इसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई एंटीबॉडीज नहीं है तो हम किसी का भी ब्लड ले सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप किसको बोलते हैं? एबी को, बिकॉज इट डजंट हैव एनी एंटीबॉडीज. इसमें सिर्फ एंटीजेंस है, कोई एंटीबॉडीज नहीं है, तो किसी से भी ब्लड लेगा. तो आपको ये चीजें क्लियरली समझ लेनी चाहिए. नाउ व्हाट इज आरएच फैक्टर? यो आरएच फैक्टर वाज अगेन डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर, एंड फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा कि रेसस मंकी के आरबीसी में एक तरह का फैक्टर होता था जिसको उन्होंने उसी से रेसस मंकी से डिराइव किया, आरएच फैक्टर बोला. उन्होंने देखा ह्यूमंस के 80% ह्यूमंस 80% जितने भी ह्यूमन पॉपुलेशन है 80% में वो आरएच फैक्टर मिलता है. कहाँ मिलता है? वेयर डू यू फाइंड दिस आरएच फैक्टर और आरएच एंटीजन? ये आरबीसी के ऊपर मिलता है, सरफेस पे. तो आरबीसी के सरफेस पे आरएच फैक्टर मिलता था 80% में, 20% में नहीं मिलता था. तो जिनमें मिल रहा है उनको उन्होंने आरएच पॉजिटिव बोला, और जिनको नहीं मिल रहा है उन्होंने आरएच नेगेटिव बोला. So, and we have two types of individuals, RH positive and RH negative. ठीक.
नाउ अभी आप आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी समझिए। व्हाट इज आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी? नाउ यदि हमारे पास कोई पेशेंट है जिसको हमें ब्लड देना है, सो वहां हम दो चीजें देखते हैं। एक तो एबीओ ग्रुप सेम होना चाहिए, एबीओ ग्रुप की मैचिंग हम करते हैं, एंड दूसरा हम आरएच की मैचिंग करते हैं। यानी अगर हमारे पास हम आरएच निगेटिव है और हमें आपने आरएच पॉजिटिव ब्लड दे दिया, तो क्या दे दिया आपने? अगर आपने, मैं आरएच निगेटिव हूं और आपने मुझे आरएच पॉजिटिव चढ़ा दिया, इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब मेरे पास मेरे ब्लड में जो आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं था क्योंकि मैं आरएच निगेटिव, आपने मुझे आरएच एंटीजन वाला ब्लड चढ़ा दिया। तो ये जब ब्लड मेरे यानी शरीर के अंदर मेरे आरएच एंटीजन आ गया, आरएच फैक्टर आ गया, अब मेरी बॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडीज बनाएगी, और ये एंटीबॉडीज आरबीसी को रिएक्ट करके उसको किल करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, इसी को इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब नो मैचिंग, एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, इनकॉम्पेटिबल है, उसका मतलब ये हुआ। इसकी एक प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन होती है सबसे महत्वपूर्ण, और वो होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो मैं आपको समझा देता हूँ। और एच इनकॉम्पेटिबिलिटी इन प्रेगनेंसी, आप ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए एक लेडी है जो आर एच निगेटिव है और उसके जो यूट्रस में फीटस है दैट इज आर एच पॉजिटिव, यानी आर एच निगेटिव मदर कैरिंग एन आर एच पॉजिटिव फीटस। नॉर्मली ड्यूरिंग थ्रू आउट प्रेगनेंसी, जो 9 मंथ्स का स्पैन होता है प्रेगनेंसी में, मेटर्नल यानी माँ का, फीटल यानी बच्चे का ब्लड दोनों मिक्स नहीं करते, बीच में प्लेसेंटा होता है, तो ये दोनों ब्लड मिक्स नहीं करेंगे। मेटर्नल ब्लड अलग अपना सर्कुलेट करेगा, फिर फीटल ब्लड अपना अलग सर्कुलेट, दे डोंट मिक्स अप। बट जब चाइल्ड बर्थ होती है, बच्चा पैदा होता है, तो प्लेसेंटा में टीयर होता है, रप्चर कर जाता है, टीयर होता है उसके अंदर, उसकी मेम्ब्रेन फट जाती है, और उस समय ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ क्या होता है? मेटर्नल यानी माँ का एंड फीटल ब्लड मिक्स करते हैं एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, उसके पहले नहीं करते। तो क्या हुआ? बच्चे का जो आरएच पॉजिटिव ब्लड था वो माँ में आ गया, माँ मदर तो निगेटिव थी, अब उसमें आ गया बच्चे का आरएच पॉजिटिव ब्लड। तो क्या होगा? मदर में कुछ दिन बाद एंटीबॉडीज बनने लगेंगे, क्योंकि नाउ शी इज रिसीव्ड आरएच एंटीजन जो उसके में नहीं था, बिकॉज वो तो आरएच निगेटिव थी। उसने फीटस से आरएच पॉजिटिव उसके ब्लड में पहुंच गया आरएच फैक्टर, एंड एंटीबॉडीज बनने लगे। जब ये एंटीबॉडीज बनने लगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चा डिलीवर हो गया। तब तक क्योंकि एंटीबॉडीज थोड़ा टाइम लगाती हैं बनने में, अभी चाइल्ड बर्थ हो रही है, बच्चा पैदा हो रहा है, उसी समय फीटल ब्लड जाके मैटरनल ब्लड से मिला, तब तक बच्चा डिलीवर हो गया। अब माँ कुछ दिन बाद एंटीबॉडीज बना देगी, लेकिन तब तक तो बच्चा डिलीवर हो गया, यानी फर्स्ट चाइल्ड विल नॉट सफर, पहला बच्चा बिल्कुल नॉर्मल पैदा होगा। परंतु यही लेडी दोबारा प्रेग्नेंट होती है, अब आप देखेंगे तो इसके शरीर में आर एच फैक्टर आ चुका था और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन गए थे, एंटी आर एच एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं? बच्चे में को नुकसान कर सकते हैं, बच्चे को नुकसान करके बच्चे के आरबीसीज को डैमेज करके हीमोलिसिस और हीमोलिसिस एंड जॉन्डिस कर सकते हैं। और सब्सिक्वेंट बच्चे, पहला बच्चा तो नॉर्मल होगा, बट फर्दर बच्चे होंगे उनमें रिस्क बढ़ता जाता है, क्योंकि एंटीबॉडीज बन चुके हैं मदर में, और वो एंटीबॉडीज बच्चे के, अगर बच्चा नेक्स्ट टाइम भी आर पॉजिटिव है, सो एंटीबॉडीज मदर के पास है, वो मदर उसको एंटीबॉडीज बेच के बच्चे के सारे आरबीसीज को डैमेज कर देगी, हीमोलिसिस हो जाएगी बच्चे में, एंड हीमोलिसिस से सीवियर जॉन्डिस हो जाएगी, एंड द चाइल्ड इज लाइकली टू डाई, उसकी डेथ हो सकती है। दिस इज अ वेरी सीरियस कंडीशन कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इसका नाम होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दो चीजें याद रखना है। पहली बात, आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी इन प्रेगनेंसी, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, अगर कुछ पूछना होगा आप पूछ लीजिएगा मुझसे बाद में। एंड जो आर एच फैक्टर के अगेंस्ट मदर में एंटीबॉडीज बने वो किस क्लास के थे? आईजीजी। फिर से मैं बोल रहा हूं,
एबीओ में आपने देखा कि आरबीसी के सरफेस पे ए एंड बी एंटीजन है और प्लाज्मा में एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज है। वो एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज जो है दे बेसिकली बिलोंग टू आईजीएम। यहाँ आरएच फैक्टर फीटस से मदर में आया, मदर ने एंटीबॉडीज बनानी शुरू की अगेंस्ट दी आरएच फैक्टर, और ये एंटीबॉडीज होती हैं दे बिलोंग टू आईजीजी क्लास। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हमेशा ध्यान रखिए फर्स्ट चाइल्ड बर्थ में कभी नहीं होता, सबसीक्वेंट। पहले में क्यों नहीं होता? आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द रीजंस। क्योंकि एंटीबॉडीज नहीं है माँ में। एंटीबॉडीज बनती हैं क्योंकि चाइल्ड बर्थ के समय फीटल एंड मेटरनल ब्लड मिलता है और माँ के ब्लड में बच्चे का ब्लड मिलता है, एंड देन मदर गेट्स आरएच फैक्टर, Rh positive blood, and then she starts forming antibodies against it. And next pregnancy, these antibodies will kill the fetal RBCs and cause hemolysis. Hemolysis मतलब destruction of RBCs. पूरी की पूरी RBC डैमेज होती जाएंगी एंड जॉन्डिस हो जाएगा एंड दिस चाइल्ड विल डाई। उस कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस बोलते हैं। सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट डिलीवरी में कभी नहीं होता, फर्स्ट प्रेगनेंसी में कभी नहीं होता। सब्सिक्वेंट पहले के बाद जो भी होती जाएंगी उसमें रिस्क बढ़ता जाएगा। पहली में यदि माँ आरएच निगेटिव है एंड फीटस आरएच पॉजिटिव है, ये घटना तभी होती है। अगर आरएच निगेटिव मदर है और बच्चा भी आरएच निगेटिव है तो कुछ नहीं होगा, नॉर्मल होगा सब कुछ। लेकिन अगर यानी एक प्रश्न जैसे आरएच निगेटिव मदर आरएच निगेटिव फादर, तो बच्चा हैज टू बी आरएच निगेटिव, तब कोई रिस्क नहीं है। आरएच निगेटिव मदर आरएच पॉजिटिव फादर, देन चांसेस है कि बच्चा या तो पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव है कोई प्रॉब्लम नहीं, आरएच निगेटिव मदर आरएच नेगेटिव फीटस नो प्रॉब्लम्स, कुछ नहीं कर रहे। लेकिन आरएच नेगेटिव मदर एंड आरएच पॉजिटिव फीटस अगर फर्स्ट डिलीवरी फर्स्ट प्रेगनेंसी नथिंग विल हैपन, नॉर्मल हर चीज ठीक रहेगी। लेकिन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में रिस्क ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इज देयर, वो हो जाता है। हाउ टू प्रिवेंट? तो ऐसे केस में क्या करते हैं, अगर कोई भी आरएच निगेटिव मदर किसी आरएच पॉजिटिव चाइल्ड को बर्थ देती है तो तुरंत ही माँ को हम एंटीबॉडीज लगा देते हैं जो आरएच के एंटीबॉडीज को खत्म करती है, उसके इफेक्ट को, आरएच एंटीजन के इफेक्ट को खत्म करती है। So we give anti-RH antibodies given to all RH negative mothers immediately after delivery of the RH positive child. Blood cells, you know, as I have already said कि जो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू जिसमें कि एक प्लाज्मा होता है जो फ्लूइड पार्ट है, उसके अंदर सेल्स पड़ी होती हैं। ये सेल्स तीन तरह की सेल्स होती हैं, आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज और ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। आप ये देखेंगे कि ये ब्लड सेल्स बन कहाँ से रही हैं। ये ब्लड सेल्स बनने के लिए देयर इज ए कॉमन प्रोजेनाइटर हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल जो कि बोन मैरो में होती है। आप देखेंगे हमारे बोन के बीच में जो बोन मैरो होता है वहां पे स्टेम सेल्स मिलती है और वो स्टेम सेल्स बनाती है इन सेल्स को, और उन्हीं एक कॉमन स्टेम सेल है, देयर इज जस्ट वन स्टेम सेल, उसी से तीन लाइंस निकलती हैं सेल्स की। एक बनाती है आरबीसी, एक बनाती है डब्ल्यूबीसी, एक बनाती है प्लेटलेट्स। आरबीसी को आप जब देखेंगे हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से जब बनती है तो आरबीसी के डेवलपमेंट में ये देखेंगे कि इट लूजेस इट्स न्यूक्लियस। तो आरबीसी, मैच्योर आरबीसी डजंट हैव एनी न्यूक्लियस एंड इट इज बाई कॉनकेव इन शेप। क्यों ऐसा क्यों होता है? why is RBC not having any nucleus and why is it shaped biconcave? क्योंकि आप देखेंगे आरबीसीज बेसिकली, आरबीसीज का काम क्या होता है? आरबीसीज का काम होता है बेसिकली टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कंबाइन करेगा आरबीसी, एंड आरबीसी जो है इट टेक्स अप ऑक्सीजन एंड देन वो ब्लड के साथ फ्लो करते हुए टिश्यूज में जाके उनको ऑक्सीजन डिलीवर करके आएगा। सो ये इवेंचुअली इसको जो आप देखेंगे एक आर्टरी होती है, आर्टरी के बाद आर्टीरियोल एंड देन कैपिलरीज। एंड कैपिलरीज क्या है? पूरे टिश्यूज के अंदर देयर इज अ वाइड स्प्रेड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, धागे की तरह पतले पतले स्ट्रक्चर्स हैं कैपिलरीज। तो आरबीसीज को इन कैपिलरीज से निकलना होता है, these capillaries intact capillaries, because capillaries को फाड़ के नहीं निकलती हैं आरबीसीज।
उन कैपिलरीज की वॉल में देयर आर वेरी स्मॉल फेनेस्ट्रेशन, छेद बहुत छोटे छोटे होते हैं, उन्हीं से इसको स्क्वीज करना होता है, क्योंकि कैपिलरीज जो पड़ी हुई हैं टिश्यूज एंड सेल्स के बीच में ढेर सारी, उनसे आरबीसी को निकलना है। अब ये आरबीसी यूं निकलने के लिए इसको अपने को डिफॉर्म करना होता है, बिकॉज अगर आरबीसी की मेम्ब्रेन बिल्कुल रिजिड होगी, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, तो ये स्क्वीज नहीं कर पाएगी कैपिलरीज से, और इसको कैपिलरीज से निकल के स्क्वीज करके जाना है सेल में, वहां पे इसको ऑक्सीजन डिलीवर करना है। ये समझ लीजिए जैसे डाकिया है, डाकिए को लेकर के लेटर कहीं पे ड्रॉप करना है, तो अगर डाकिया बहुत लंबा है और गेट छोटा है तो कैसे जाएगा, तो वो अपने को झुका करके जाएगा, निकल के जाएगा। उसी तरह से आरबीसीज को इसीलिए नेचर ने इतना बनाया कि ये कैपिलरीज के उन बहुत फाइन फेनेस्ट्रेशंस, यहाँ पर छोटे छोटे जो छेद होते हैं, उससे उसको स्क्वीज करके निकल जाए और जाके सेल के अंदर जाके ऑक्सीजन डिलीवर करके आए। एंड दैट इज व्हाई they don't have any nucleus and they are biconcave and they can easily deform themselves। ये अपने आप को अपना शेप बदल लेती हैं क्योंकि इनको स्क्वीज करना है, ये कैपिलरी से इनको स्क्वीज करके निकलना है, इस तरह से करती है। दिस इज ऑल अबाउट आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स। ना दूसरी सेल्स आप जब देखेंगे कि डब्ल्यूबीसीज भी बनती हैं वही हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से ही बनती हैं, एंड डब्ल्यूबीसी के बारे में आपको बताता हूँ उनका क्या काम है और उनको क्या आता है। एंड तीसरी सेल जो प्लेटलेट्स होती हैं, आप देखेंगे बोन मैरो में जो स्टेम सेल है उससे जायंट सेल्स बनती हैं विच आर नोन एज मेगा कैरियोसाइट्स, और मेगा कैरियोसाइट्स डिवाइड कर करके प्लेटलेट नहीं बनाती। मेगा कैरियोसाइट्स पिंच मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे, जैसे आप कागज लेते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके एक पेपर से आप 2000 छोटे छोटे टुकड़े फेंक सकते हैं, एग्जैक्टली इन द सेम मैनर मेगा कैरियोसाइट is a giant cell in the bone marrow which forms from the common stem cell, and इस मेगा कैरियोसाइट से फ्रेगमेंटेशन होता है, छोटे छोटे टुकड़े पिंच ऑफ करते हैं, टुकड़े टुकड़े निकलते रहते हैं और प्लेटलेट्स में रिलीज होते हैं। प्लेटलेट्स की टोटल लाइफ स्पैन जो है 3 to 7 डेज होती है, जबकि आरबीसीज की जो टोटल लाइफ स्पैन है दैट इज 100 to 120 डेज। तो आरबीसी जो मैच्योर आरबीसी है ब्लड में कब तक सर्कुलेट करेंगे, 100 से 120 दिन। प्लेटलेट्स कितने दिन करेंगे, 3 to 7 डेज। डब्ल्यूबीसीज कितना करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, रफली 7 to 10 डेज इनका भी है। दिस इज देयर लाइफ स्पैन, यू शुड नो अबाउट द लाइफ स्पैन। सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन किसका है, आरबीसीज का, 100 to 120 डेज। प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन इज जस्ट 3 to 7 डेज। डब्ल्यूबीसीज का लाइफ स्पैन इज 5 to 10 डेज, 10 डेज मान लीजिए, रफली रख लीजिए। दिस इज व्हाट अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट आरबीसीज एंड ये this is you see. So this you can see, this is multipotential hematopoietic stem cell. From there arise lymphoid generator, myeloid progenitor, ये सब सेल्स बनती हैं। हीमोग्लोबिन, आरबीसीज का मेन काम आपने देखा क्या है, आरबीसीज बेसिकली जो होती है दे आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। यू नो हाउ डज इट डू, आरबीसी करती कैसे, आरबीसी के अंदर आप देखेंगे तो दे हैव ए पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। Hemoglobin has two things, heme and globin. Heme is basically iron containing part and globin is protein. और ये ग्लोबिन जो होता है ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, आई टेल यू लेटर। हीम जो है आयरन कंटेनिंग पार्ट एंड ग्लोबिन जो है प्रोटीन पार्ट है, एंड दोनों कंबाइन करके बनते हैं हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है आपका, उसमें 4 फेरस स्टेट में आयरन होता है। So one molecule of heme has 4 iron in ferrous state, and they can one hemoglobin molecule, एक hemoglobin molecule can bind 4 molecules of oxygen, and when they combine, I mean when oxygen combines with hemoglobin, oxyhemoglobin is formed. That is called oxygenation. Oxyhemoglobin is formed, and this oxyhemoglobin, after it has combined oxygen, it circulates and takes oxygen to various tissues,
और वहां जाके वो ऑक्सीजन डिलीवर कर देती है एंड देन अगेन बिकम्स रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का परसेंटेज जो है रेंज होता है 12 से 16, बट यूजली याद करने के लिए याद रखिए मेल्स में 15 ग्राम परसेंट, फीमेल्स में थोड़ा कम 14 ग्राम परसेंट। नॉर्मल आरबीसी काउंट कितना होगा? 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। डिस्ट्रक्शन हो जाता है 120 दिन के बाद। जितनी सेनेसेट, सेनेसेट मतलब ओल्ड आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और डिस्ट्रॉय कहाँ होती है? इन दी स्प्लीन, एंड दैट इज वाई स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। जो जितनी भी बुढ़ी आरबीसी हो गई हैं वो सब के सब जो है वहां जा करके डिस्ट्रॉय हो जाती है, और आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से हीम टूट जाता है, ग्लोबिन टूट जाता है। ग्लोबिन इज प्रोटीन पार्ट दैट इज टेकन अप बाय द बॉडी। हीम जो होता है इट चेंजेस टू बिलीरुबिन। ओके, नाउ फीटल एंड एडल्ट हीमोग्लोबिन। जब कोई भी चाइल्ड पैदा होता है, एनी चाइल्ड हु इज बॉर्न, 6 महीने तक उसका हीमोग्लोबिन डिफरेंट होता है, और उस हीमोग्लोबिन को बोलते हैं फीटल हीमोग्लोबिन, HbF। 6 महीने बाद जब बच्चा न्यू बॉर्न बेबी है, 6 महीने बाद उस बच्चे का सारा हीमोग्लोबिन जो है चेंज हो जाता है एडल्ट फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन फीटल हीमोग्लोबिन परसिस्ट अप टू 6 मंथ्स ऑफ लाइफ। 6 महीने बाद ये सारा हीमोग्लोबिन बदल के हीमोग्लोबिन एडल्ट हो जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? नाउ एडल्ट हीमोग्लोबिन जो होता है इट हैज 3 कंपोनेंट्स, HbA, HbA2 एंड HbF। तो आपको मैं ये बता रहा था कि जब भी कोई चाइल्ड बर्थ होती है तो फर्स्ट 6 मंथ्स तक उसका हीमोग्लोबिन जो होता है दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन नोन एज फीटल हीमोग्लोबिन। 6 महीने बाद वो फीटल हीमोग्लोबिन रिप्लेस हो जाता है एडल्ट हीमोग्लोबिन द्वारा। सो अब ये देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीटल हीमोग्लोबिन एंड एडल्ट हीमोग्लोबिन। उसके पहले सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एडल्ट, व्हाट इज एडल्ट हीमोग्लोबिन। तो एडल्ट हीमोग्लोबिन में बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, HbA, HbA2 एंड HbF। ये एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है जो हम सब में मिलता है, हम सब ह्यूमन एडल्ट्स में मिलता है। 6 महीने तक लाइफ के फर्स्ट 6 मंथ्स में ये हीमोग्लोबिन नहीं मिलता, उसको HbF बोलते हैं, दैट इज फीटल हीमोग्लोबिन। 6 महीने बाद सारा का सारा फीटल हीमोग्लोबिन रिप्लेस हो जाता है और हीमोग्लोबिन एडल्ट आ जाता है। एडल्ट हीमोग्लोबिन में 3 हीमोग्लोबिन होते हैं, हीमोग्लोबिन A, हीमोग्लोबिन A2 एंड हीमोग्लोबिन F। इसमें 95 to 98% HbA होता है, 2 to 3% HbA2 होता है, एंड लेस देन 2% हीमोग्लोबिन फीटस होता है, फीटल हीमोग्लोबिन। नाउ व्हाट इज दिस? क्या होता है ये डिफरेंट, इनका कॉम्पोजिशन, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? तो हमें ये देखना है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। बेसिकली हीमोग्लोबिन हैज 2 कंपोनेंट्स, हीम एंड ग्लोबिन। हीम इज आयरन कंटेनिंग पार्ट एंड ग्लोबिन इज प्रोटीन। एंड जो ग्लोबिन होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, यानी ईच हीमोग्लोबिन हैज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये चेन्स अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा ऐसे हो सकती है। नो, हीमोग्लोबिन ए जो होता है HbA, इसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा, यानी मेजर हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में एडल्ट्स में जो होता है दैट इज HbA, एंड इट इज कंप्राइज्ड ऑफ हीम एंड 2 अल्फा 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स। HbA2 में 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन होती है, अल्फा 2 डेल्टा 2 कॉन्फ़िगरेशन। हीमोग्लोबिन F में 2 अल्फा और 2 गामा चेन्स होती है। इज इट क्लियर? सो हीमोग्लोबिन में हीम एंड ग्लोबिन होता है। ग्लोबिन जो होता है बेसिकली ईच ग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड्स जो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इस तरह से करके चेन्स होती हैं। जो फीटस होता है उसमें उसका हीमोग्लोबिन फीटस जो जिसको बोलते हैं फीटल हीमोग्लोबिन, उसमें उसका कॉन्फ़िगरेशन अल्फा 2 डेल्टा 2, सॉरी अल्फा 2 एंड गामा 2 होता है। जबकि हीमोग्लोबिन ए जो मेजर हीमोग्लोबिन है एडल्ट्स का वो अल्फा 2 बीटा 2 होता है, एंड HbA2 अल्फा 2 डेल्टा 2 होता है। तो हमारा हीमोग्लोबिन जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है ये बेसिकली इसमें 3 तरह के हीमोग्लोबिन है, HbA, HbA2 एंड HbF।
मैक्सिमम जो होता है HbA होता है, जिसका कॉम्पोजिशन होता है अल्फा 2 बीटा। नो, आपने सुना होगा ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c, व्हाट इज दैट? इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आरबीसी होती है, आरबीसी का सरफेस जो है, इट बाइंड्स वेरियस शुगर्स। जो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर होती है उसको वो बाइंड करता रहता है, एंड ये बाइंडिंग एक नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस है, यानी दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एंजाइम फॉर दिस बाइंडिंग. So various blood sugars keep on binding on the surface of the RBC without being dependent on any enzyme. So non-enzymatic binding of blood sugars on the surface of RBC or hemoglobin कहलाता है, leads to formation of a type of hemoglobin called glycated or glycosylated hemoglobin. इसकी यूटिलिटी क्या है? बेसिकली ये जो डायबिटीज में है, क्योंकि डायबिटीज क्या होती है, व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटिस? हाई ब्लड शुगर हो जाती है डायबिटीज में. तो किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट की ब्लड शुगर कितनी है हमें वो देखनी होती है. उसके लिए हम HbA1c कराते हैं. और HbA1c की क्या वैल्यू है? ये प्रीसीडिंग 3 महीने, पिछले 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर देता है. नॉर्मल वैल्यू इसकी जो है, इट शुड बी लेस देन 6. अगर ये इससे ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि ब्लड शुगर उसकी बढ़ी हुई है. ये इसका दैट इज ए टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन नोन एज ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन. इसको आप पढ़ लीजिए, हो सकता है एग्जाम्स में आ जाए कि इसका इस्तेमाल कहाँ है. तो डायबिटीज मेलाइटस में इसको यूज करते हैं. और ये कुछ नहीं है, इसमें आरबीसी के सरफेस पे डिफरेंट शुगर्स जो है बाइंड करती हैं, एंड दिस बाइंडिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एंजाइम. दैट मीन्स इट इज ए नॉन एंजाइमेटिक बाइंडिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज or various sugars on the surface of RBC, leading to formation of glycated hemoglobin, and that is used for telling blood sugar over the preceding 3 months. पिछले 3 महीने का कितना हमारा ब्लड शुगर था ये हमें मालूम हो जाता है ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन से. नाउ हीम कंटेनिंग प्रोटीन्स, आपने देखा कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन है. इसके सिवाय एक और प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है मायोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन मिलता है आरबीसी में, एंड आरबीसी मिलती है ब्लड में. बट मायोग्लोबिन इज फाउंड इन द स्केलेटल मसल्स, एंड दैट इज आल्सो अ हीम कंटेनिंग प्रोटीन. सो यू मे बी आस्क्ड, इन एडिशन टू हीमोग्लोबिन और कौन सा ऐसा है जिसमें कि हीम मिलता है? हीम इज बेसिकली आयरन मेटालोप्रोटीन, ये बोले जाते हैं मेटालोप्रोटीन्स, बिकॉज देयर इज ए मेटल दैट इज आयरन इन इट. सो सिमिलरली मायोग्लोबिन जो होता है वो भी मेटालोप्रोटीन है, उसमें भी हीम है, दैट इज आयरन है, बट दैट इज नॉट फाउंड इन ब्लड, इट इज फाउंड इन स्केलेटल मसल्स. नाउ वी कम ऑन टू WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स. आप इनको जानते हैं. दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन द बोन मैरो फ्रॉम कॉमन हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल. WBCs जो होते हैं बेसिकली इनको दो तरह के आप कहिए, एक तो ग्रैनुलोसाइट्स एंड दूसरा ए ग्रैनुलोसाइट्स. ग्रैनुलोसाइट्स वो होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं, और ए ग्रैनुलोसाइट्स वो हैं जिनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है. अब ये याद रखिए, ए ग्रैनुलोसाइट्स सिर्फ दो होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. ये ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं, दे आर जस्ट 2 ए ग्रैनुलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. इनके साइटोप्लाज्म में देयर आर नो ग्रैन्यूल्स. इसके अतिरिक्त न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इसिनोफिल, ये तीनों ग्रैनुलोसाइट्स बोले जाते हैं बिकॉज इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं. ना आप देखेंगे तो सबका काम जानिए आप कि इन डिफरेंट टाइप्स की ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या क्या काम है. सबसे पहले नंबर मालूम होना चाहिए. हमारे ब्लड में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बोलते हैं, पर 100 ml जो है आपका ब्लड कितना उसमें होते हैं आपके कितने WBCs हैं. टोटल नंबर जो होता है जिसको TLC भी बोल सकते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड. यानी एक क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में 6000 से 8000 आपकी WBCs, टोटल WBCs होती है. इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सबसे ज्यादा इसमें कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स, जो 60 to 65%.
लिम्फोसाइट्स जो 20 से 25% है, मोनोसाइट्स 6 to 8%, इसिनोफिल 2 to 3% एंड बेसोफिल्स 0.5 to 1%। तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ WBCs हमारे ब्लड में कौन सी मिलती है? न्यूट्रोफिल, और सबसे कम मिलती है बेसोफिल। Now, what is the role of, this is a very very important question, phagocytosis. So WBC का क्या काम होता है? हमें we have to study that कि different WBCs हैं, granulocytes and agranulocytes। granulocytes आपने देखा, they are just, I mean there are 3 granulocytes। neutrophils, इन्हीं का नाम polymorphs भी होता है। neutrophils are also known as polymorphs। why? अभी बताता हूँ आपको। दूसरा बेसोफिल एंड तीसरा एसिनोफिल, ये तीनों जो होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स हैं, बिकॉज इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं। जबकि ए ग्रैनुलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, दे डू नॉट हैव एनी ग्रैन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, तो उनको हम ए ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं। और न्यूट्रोफिल का मेन काम क्या है? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब ये हुआ कि कोई भी बैक्टीरिया अगर हमारे शरीर में आता है तो उसको ये जाके एनगल्फ करके खा जाती है एंड किल कर देती है। दिस वर्क इज डन बाय न्यूट्रोफिल्स, एंड जो इस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। कैसे करती हैं? देयर, अभी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी सेल्स हैं, विच टाइप ऑफ WBCs आर इन्वॉल्व विथ फैगोसाइटोसिस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अक्सर प्रश्न आते हैं कि कौन सी सेल्स हैं WBCs जो फैगोसाइटोसिस करती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, देयर आर जस्ट 2 सेल्स जो फैगोसाइटोसिस करती हैं। एक न्यूट्रोफिल होता है, दूसरा मोनोसाइट्स होता है, और तीसरा नाम मैक्रोफेजेस। अभी आपको मैं बताता हूँ व्हाट आर मैक्रोफेजेस। तो आप नोट कर लीजिए कहीं, फैगोसिटिक WBCs कौन कौन सी हैं जो फैगोसाइटोसिस करती हैं? फैगोसाइटोसिस आप समझ गए, बैक्टीरिया जो होते हैं, जो इन्वाइट करते हैं हमारे बॉडी में, उसको इनगल्फ करके खा जाती है एंड किल कर देती है। इस प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। और ये प्रक्रिया कौन सी WBCs करती हैं? न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स and macrophages. Now what are macrophages? I'll let you know. तो ये नंबर आपने नोट कर लिया, 6000 to 8000 है। सबका रिलेटिव परसेंटेज कौन सी सबसे ज्यादा होती है, फैगोसाइटोसिस क्या होती है। Now what are macrophages? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। आप देख रहे हैं कि ब्लड के अंदर मैक्रोफेजेस, सॉरी, ब्लड के अंदर मोनोसाइट्स है। आपने देखा कि ब्लड के अंदर WBCs हैं। WBCs में ए ग्रैनुलोसाइट्स जो हैं, उसमें से एक ए ग्रैनुलोसाइट जिसको हम बोलते हैं मोनोसाइट्स, ये मोनोसाइट्स ब्लड में फ्लो कर रही हैं, मोनोसाइट्स कहला रही हैं। जब किसी टिश्यू के अंदर ये ब्लड चला जाता है तो वो मोनोसाइट्स जो है मैक्रोफेजेस कहलाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक उदाहरण आप नोट कर सकते हैं, लिवर में यही मोनोसाइट्स जब जाती हैं, दे बिकम मैक्रोफेजेस एंड आर कॉल्ड कुफर सेल्स। KUPFFER, कुफर सेल। ये चली जाती हैं जब लीवर के अंदर, तो वहां जाकर के कुफर सेल बन जाती है, मैक्रोफेजेस। दे आर बेसिकली मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट जो होते हैं ब्लड में मिलते हैं, सर्कुलेट करते हैं, फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, और यही मोनोसाइट जब ब्लड को छोड़ करके टिश्यू के अंदर चली जाती हैं तो दे बिकम मैक्रोफेजेस। 2 उदाहरण देता हूं मैं मैक्रोफेजेस के। ग्लायल टिश्यू होता है ब्रेन में, GLIAL, ग्लायल टिश्यू है, वहां पे ये मैक्रोफेज यानी फैगोसाइटोसिस का काम कर रही है। और लीवर के अंदर कुफर सेल्स होती हैं, KUPFFERS। सो ये याद रखिएगा कि मैक्रोफेजेस आर नो डिफरेंट फ्रॉम मोनोसाइट्स, दे आर मोनोसाइट्स इन द टिश्यूज। जब टिश्यू में आ जाता है मोनोसाइट, दे मैक्रोफेज। फैगोसाइटोसिस कौन कौन सी सेल करती हैं आपकी? न्यूट्रोफिल करती है, मोनोसाइट करती है, एंड मैक्रोफेजेस करती है। दीज 3 सेल्स आर फैगोसिटिक इन नेचर। कैसे करती हैं आपको बताया, और इसका फॉर्मेशन जो होता है एग्जैक्टली जस्ट लाइक एन अमीबा डज इट। अमीबॉइड मूवमेंट करती हैं WBCs, और जैसे अमीबा स्यूडोपोडिया बना के उसको अपने अंदर ले लेता है बाय ए प्रोसेस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, वही प्रक्रिया होती है। So these WBCs form pseudopodia
take up the bacteria by a process called endocytosis, और जब बैक्टीरिया अंदर आ जाता है इनके साइटोप्लाज्म में तो उसको फैगोसोम बोलते हैं, फिर वो लाइसोसोमल एंजाइम डाल के उसको किल कर देते हैं. दिस इज हाउ फैगोसाइटोसिस इज अचीव्ड. अगर आप इनका शेप देखेंगे या कभी कभी फिगर दे सकते हैं आपको पहचानने के लिए, तो आप देखिएगा WBC में जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल के जो न्यूक्लियस है उसमें 2 से 5 लोब्स होते हैं, 2 to 5 लोब्स न्यूक्लियस में. एंड जो ग्रेन्यूल्स है बड़े फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं. सो नोट कर लीजिए, द न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रोफिल हैव 2 to 5 lobes and they are very fine granules in the cytoplasm, and the main function of neutrophil is phagocytosis, that is engulfing the bacteria and killing them. Now lymphocytes, lymphocytes basically क्या होते हैं, दो तरह के हैं, B and T. ये दोनों ही कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में. बोन मैरो से जब बनते हैं तो B lymphocytes आर रिलीज इनटू द सर्कुलेशन, वो ब्लड में आ जाते हैं. और एक कुछ lymphocytes होते हैं जो थाइमस ग्लैंड के इन्फ्लुएंस में मैच्योर होते हैं. सो दे मैच्योर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थाइमस ग्लैंड एंड हेंस दे आर नोन एज T cells. सो B lymphocytes एंड T lymphocytes दोनों बनेंगे बोन मैरो में, दोनों रिलीज होंगी जाके ब्लड में, लेकिन T lymphocytes they mature under the thymus glands, hence they are known as T lymphocytes. इन दोनों के फंक्शन क्या है, तो देखिए जो भी lymphocytes हैं इन दोनों का फंक्शन इम्यून फंक्शन है, यानी बॉडी डिफेंसिव मैकेनिज्म, इम्यूनिटी में इनका रोल होता है. इम्यूनिटी अगर आप देखेंगे तो दो तरह से हम किसी भी इन्फेक्शन को ओवरकम करते हैं. हमारे बॉडी में अगर इन्फेक्शन हुआ, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया आया, माइक्रोब, तो हमारी बॉडी उसको किस तरह से एड्रेस करती है, दो तरह से. एक तो डायरेक्टली उसको किल करती है और दूसरा वो फैगोसाइटोसिस हो जाती है. इसके सिवाय जो इम्यून सेल्स हैं बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, इनमें बी सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज बनाती हैं, जो आपने देखा इम्यूनोग्लोबुलिन्स, दे आर फॉर्म्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स. सो इस इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं, जो एंटीबॉडी वाली इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, दैट इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी. और दूसरी इम्यूनिटी जो होती है साइटोटॉक्सिक होती है, जिसमें सेल जाकर के उसको किल करती है डायरेक्ट. तो ये ध्यान रखिए, बी लिम्फोसाइट्स जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी देते हैं, मतलब दे फॉर्म एंटीबॉडीज एंड गेट रिड ऑफ द इन्फेक्शन. वो एंटीबॉडीज बनाते हैं बी लिम्फोसाइट्स, जबकि टी लिम्फोसाइट्स आर टॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक सेल्स, दे किल द वायरस एंड ट्यूमर सेल्स एंड हेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी. सो इम्यूनिटी दो तरह की हुई, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी. ह्यूमरल इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी मीडिएटेड है वो बी लिम्फोसाइट करता है, और साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी वो टी सेल करता है. ओके, नो मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस आपको मैंने बता ही दिया है. नो इस्नोफिल्स, क्वेश्चन याद रखिए, इस्नोफिल जो होते हैं, इसका बेसिकली जो होते हैं, ये कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन, एस्केरिस होगा, वर्म्स होंगे या एलर्जी की डिजीज होगी, तो इस्नोफिल बढ़ जाते हैं, वहां पे जाकर के ये उनसे फाइट करते हैं. बेसोफिल्स, बेसोफिल्स जो होते हैं ये भी इन्फ्लेमेशन से जुड़े होते हैं, और इनके ग्रेन्यूल्स बहुत मोटे मोटे होते हैं. इन दोनों के, इस्नोफिल और बेसोफिल के ग्रेन्यूल्स थोड़ा कोर्स होते हैं. सबसे बड़े ग्रेन्यूल्स किस में मिलते हैं, बेसोफिल्स. ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच WBC हैज द मोस्ट कोर्स थिक ग्रेन्यूल्स, वो बेसोफिल होता है. सबसे फाइन किस में होते हैं, न्यूट्रोफिल्स में होते हैं. इस्नोफिल में इन बिटवीन के ग्रेन्यूल्स. नो ये जो ग्रेन्यूल्स है बेसोफिल, ये जब भी कोई इन्फ्लेमेशन होगा बॉडी में तो ये तमाम केमिकल्स रिलीज करते हैं, हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हेपेरिन. ये तीनों कहां से रिलीज होते हैं, हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हेपेरिन, दे आर रिलीज बाय द ग्रेन्यूल्स ऑफ द बेसोफिल. फ्यू टर्म्स, ल्यूकोसाइटोसिस, जब टोटल WBC की संख्या बढ़ जाती है उसे ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, घट जाती है उसे हम ल्यूकोपीनिया बोलते हैं.
Now, diabetes. What is diabetes? आप जानते हैं कि जब हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है और ब्लड को WBCs वगैरह को कहीं इन्फेक्शन हुआ तो WBCs वगैरह को टिश्यू में जाना है. So this property to leave the intact capillaries and reach the tissue is called diapedesis. I have already told neutrophils, they have 2 to 5 lobes in the nucleus and cytoplasm contains very fine granules. Monocytes में जो न्यूक्लियस का है ये बीन या किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है, नो ग्रेन्यूल्स. इसिनोफिल में बाइलोब्ड 2 लोब्स होते हैं, सॉसेज शेप्ड न्यूक्लियस होता है, नोट कर लीजिएगा. बेसोफिल में बाइलोब्ड एस शेप्ड न्यूक्लियस होता है. ओके. Eosinophils and basophils have coarse granules, whereas neutrophils have very fine granules. और इसमें ये ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा कोर्स ग्रैन्यूल बेसोफिल में मिलते हैं. क्यों? क्योंकि वो कई तरह के केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करते हैं, हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हेपेरिन. लिम्फ. अब लिम्फ पे आते हैं. व्हाट इज लिम्फ? बेसिकली आप जब देखते हैं ये स्ट्रक्चर होता है. नॉर्मली आर्टरी से आर्टीरियोल निकलता है, आर्टीरियोल जो है कैपिलरीज में ब्रांच करती हैं, कैपिलरीज जुड़ करके वेन्यूल्स बनाती हैं, वेन्यूल से वेन्स एंड वेन से राइट एट्रियम में. दिस इज हाउ ब्लड फ्लोस. आप जब देख रहे हैं कि कैपिलरी नेटवर्क होता है, आर्टरी ब्रेक्स इनटू आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल्स ब्रेक इनटू कैपिलरीज. कैपिलरीज बड़े फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो वाइड स्प्रेड है, पूरे शरीर में फैले, हर सेल और टिश्यू के पास कैपिलरी नेटवर्क है, रिच कैपिलरीज का नेटवर्क है. ब्लड फ्लो करते हुए आर्टरी से आता है, आर्टरी के बाद आर्टीरियोल में एंड देन जाकर के कैपिलरी में जाता है. और कैपिलरीज कहाँ है? उसके चारों तरफ सेल्स हैं, टिश्यू है, सब कुछ पड़ा हुआ है. यहां पे फिल्टर होता है ब्लड, कैपिलरी से छन के ब्लड निकल के आ जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस, दैट इज बिटवीन द सेल्स. इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब सेल, 2 सेल के बीच की जगह को इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं. आपने देखा कैपिलरी नेटवर्क है, ब्लड यहां से छन के फिल्टर आउट होकर के आ जाता है इन बिटवीन द सेल्स, दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस. और यहां इसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड. अब नाउ ब्लड इज नोन एज टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ. दिस टिश्यू फ्लूइड इज ऑल्सो नोन एज लिम्फ, इसी को लिम्फ बोलते हैं. अब ये यहां से क्या होता है? यहां से ये ड्रेन होता है और इवेंचुअली जाता है राइट एट्रियम में ही. ठीक है, मैं भी उस पर बाद में आता हूं. प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, पहले मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बताया था. आरबीसी मैंने बताया आपको, डब्ल्यूबीसी बताया एंड प्लेटलेट्स बताया. प्लेटलेट्स के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि कॉमन हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो होती है वो वहाँ से मेगा कैरियोसाइट बनता है विच इज़ ए लार्ज जायंट सेल, और उसके छोटे छोटे टुकड़े टूट टूट करके प्लेटलेट बनते हैं. और यह प्लेटलेट जो है ब्लड में सर्कुलेट करता है, जिसकी नॉर्मल लाइफ 3 to 7 डेज है. और टोटल प्लेटलेट काउंट जो होता है 1.5 to 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होता है. प्लेटलेट की कमी को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं. और अगर प्लेटलेट का मेन रोल क्या होता है, हमें कहीं भी चोट लग जाती है, कहीं भी इंजरी होती है, तो आप देखेंगे कुछ देर बाद वो इंजरी बंद हो जाती है, सील कर जाता है. इट इज बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट. अगर प्लेटलेट नहीं होगा तो ब्लीडिंग होती रहेगी, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है. ये ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लॉटिंग से इसका कोई लेना देना नहीं, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा अगर प्लेटलेट हमारे शरीर में कम हो जाएंगे. क्योंकि प्लेटलेट जो है, जहां पे भी साइट ऑफ इंजरी, जहां चोट लगती है, वहां प्लेटलेट चिपक चिपक के एक प्लेटलेट प्लग बनाता है. प्लग, वो प्लग सील कर देता है. माइनर इंजरीज जो है वहां पे वो सील कर देगा, तो ब्लीडिंग विल स्टॉप. अगर प्लेटलेट कम है तो दैट विल नॉट हैपन एंड ये इट विल कीप ऑन ब्लीडिंग. तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ता है, नोट कर लीजिए. क्लॉटिंग है बिकॉज इट्स नॉट ए क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लीडिंग टाइम बढ़ता है. प्लेटलेट की कमी से क्या बढ़ेगा? ब्लीडिंग टाइम या क्लॉटिंग टाइम? इट इज द ब्लीडिंग टाइम विच विल गो अप, नॉट द क्लॉटिंग टाइम. ब्लीडिंग टाइम विल गो अप. So normal platelet count क्या है? 1.5 to 3.5 lakhs per cubic millimeter of blood. And lifespan of platelet is just 3 to 7 days. Thrombocytopenia is a condition characterized by fall in platelet count, and this is associated with the risk of bleeding.
थ्रोम्बोसाइटोसिस, जब प्लेटलेट काउंट ज्यादा हो जाए उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस। नाउ एनीमिया, ये टर्म्स हैं जिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। व्हाट इज एनीमिया? सिंपल सी भाषा है, हीमोग्लोबिन का कम होना एनीमिया क्या है। नॉर्मल आप जानते हैं 15 होता है, एक रेंज है 12 से 16 बोलते हैं। नॉर्मल एवरेज उसका 15 ग्राम परसेंट लेते हैं, बट 12 से 16 तक नॉर्मल मान लेते हैं। 12 से कम है किसी को हीमोग्लोबिन, दैट इज एनीमिया। नो, क्यों एनीमिया होता है? कई कारण है एनीमिया के, बट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दो रीजंस है। एक तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, याद रखिए। ये एनीमिया जो होता है, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एनीमिया इन इंडिया इज आयरन डेफिशिएंसी। आयरन अगर कम होगा तो एनीमिया हो जाएगा ना। आयरन डेफिशिएंसी का कॉमनेस्ट काज इंडिया में क्या है? वर्म्स। वर्म्स में भी कौन से वर्म्स? एनकाइलोस्टोम ड्यूडेनेल, हुकवर्म। ये आपके लिए परीक्षा में प्रश्न हो सकता है। व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एनीमिया इन इंडिया? आंसर इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन इंडिया? इट इज हुकवर्म, एनकाइलोस्टोम, एनकाइलोस्टोम ड्यूडेनेल। एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि एनकाइलोस्टोम ड्यूडेनेल मिलता कहाँ है, कहाँ से आता है? ये सॉयल बॉन्ड है, मिट्टी में। और ये ज्यादातर जो होते हैं फार्मर्स, जो किसान है, जो खेती कर रहे हैं बेयर फुट, नंगे पैर, जो खेत में चल रहे हैं, तो ये क्या होता है? एनकाइलोस्टोम ड्यूडेनेल के जो एग्स हैं ये सॉइल में रहते हैं, हैच करते हैं, लार्वा बनता है। और उन लार्वा के टू पेयर्स ऑफ टीथ होते हैं, हुक्स। जब ये फार्मर जा रहा है, इसके पैर की उंगलियों के बीच में, यहां से ये हुक से आके अंदर इसको चल के कैपिलरीज के अंदर आके बॉडी के अंदर जाता है। इट इज नॉट वाटर बॉन्ड, ये याद रखिएगा। ये याद रखिएगा कि अगर हुकवर्म का पूछे कि हाउ डज इट ट्रांसमिट, ये कैसे इन्फेक्ट करता है हमारे शरीर में, कहाँ से आता है? इट इज नॉट वाटर बॉन्ड, इट इज सॉयल बॉन्ड। ये मिट्टी में मिलता है और अपने हुक्स या टीथ के जरिए टू पेयर्स होते हैं और ये चला जाता है। और ये अंदर हमारे शरीर में आकर के ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करता है। इट इज वेरी कॉमन। द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एनीमिया इन इंडिया इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बिकॉज ऑफ एनकाइलोस्टोम ड्यूडेनेल। इसी का मिलता जुलता एक और निमेटोड होता है जिसका नाम होता है निकेटर अमेरिकैनस। वो भी हुकवर्म बोला जाता है। सो देयर आर टू हुकवर्म्स, वन इज एनकाइलोस्टोम ड्यूडेनेल एंड द सेकेंड इज निकेटर अमेरिकैनस। दोनों का मोर लेस सेम सिस्टम है। सॉइल में मिलेंगे, पैर की उंगलियों के बीच में जाएंगे। दे आर नॉट वाटर बॉन्ड, ये याद रखिएगा, दे आर नॉट वाटर बॉन्ड, सॉइल बॉन्ड, मिट्टी से जाते हैं शरीर में। बट निकेटर में और एनकाइलोस्टोम में एक डिफरेंस है। एनकाइलोस्टोम ड्यूडेनेल has two pairs of teeth, whereas Nicator americanus has one pair of cutting plate in the buccal capsule. तो यहाँ दो पेयर्स दांत के, टीथ के मिले, हुक्स जिसको बोलते हैं, इनको इधर जो है दूसरी तरफ में वन पेयर ऑफ कटिंग प्लेट होती है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो एनीमिया आपको जो बताया मैंने, एक इस तरह से भी प्रश्न आते हैं, माइक्रोसिटिक एंड मैक्रोसिटिक। माइक्रो मीन्स स्मॉल, जब आरबीसी छोटे छोटे हो जाते हैं, पेशेंट का हीमोग्लोबिन भी कम हो गया, इसको माइक्रोसिटिक बोलेंगे। यानी पेशेंट इज एनीमिक, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, और हम जब आरबीसी उसका देख रहे हैं तो बहुत छोटा छोटा मिल रहा है। दिस इज नोन एज माइक्रोसिटिक एनीमिया। और इसका उदाहरण क्या है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाए माइक्रोसिटिक एनीमिया इनमें से कौन है, तो आप सीधे बोल दीजिए इट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज माइक्रोसिटिक। यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा तो आरबीसी छोटे छोटे हो जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड एक मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है जिसमें भी हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया है, लेकिन आरबीसी बड़े बड़े हैं। मैक्रो मीन्स बड़े बड़े। इसके कारण क्या होते हैं? विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्रोसिटिक एनीमिया एंड माइक्रोसिटिक एनीमिया। मैक्रोसिटिक एनीमिया इन दोनों कंडीशन में, माइक्रोसिटिक एंड मैक्रोसिटिक दोनों में हीमोग्लोबिन कम है, बट एक में आरबीसी छोटे हैं, वो माइक्रोसिटिक कहलाएंगे। उसका उदाहरण आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, उसका कारण हुकवर्म होता है, एनकाइलोस्टोम ड्यूडेनेल। दूसरी जो है माइक्रोसिटिक है, जहां पे भी हीमोग्लोबिन कम है लेकिन आरबीसी बड़े बड़े हैं, और इसका कारण विटामिन B12 या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी ये होते हैं। व्हाट इज काइल? आपको अभी लिम्फ पढ़ाया था।
काइल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फ जो कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ड्रेन हो करके निकलता है। कितना हमारा जितना हमारा ब्लड वॉल्यूम है उसका 10% लिम्फ होता है। नोट कर लीजिएगा, सब क्वेश्चन फॉर्म में है। इट इज वेरी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर। नो, लिम्फ में और ब्लड में क्या फर्क होता है? हाउ इज ब्लड, हाउ इज लिम्फ डिफरेंट फ्रॉम ब्लड? देखिए, लिम्फ में देर आर नो प्रोटीन्स, जबकि ब्लड में आपने पढ़ा है कि प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं। यहां पे देर आर नो प्रोटीन्स, देर आर नो आरबीसीज। लिम्फ डज नॉट हैव प्रोटीन्स, आरबीसीज। एंड जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं उनका नंबर बहुत कम है, और मेन डब्ल्यूबीसी जो लिम्फ में मिलते हैं वो लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। बाकी सभी सेल्स कम होती हैं एंड प्रोटीन्स नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। सो हाउ इज लिम्फ डिफरेंट फ्रॉम ब्लड? There are no proteins, number one. Number two, there are no RBCs. And number three, number of white blood cells are less as compared to blood. And the main leukocytes present in lymph are lymphocytes. And platelets की संख्या भी कम होती है। ब्लड का फंक्शन आप देखना चाहेंगे। So it supplies oxygen to the tissues and takes up carbon dioxide. ये न्यूट्रिएंट्स देगा क्योंकि ब्लड फ्लो कर रहा है। ये टिश्यू को जाएगा, ऑक्सीजन दे करके वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके चलेगा। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाएगा। न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, ये सेल तक कैसे जाएंगे? ब्लड जो है न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, वहां तक पहुंचाता है। टेम्परेचर रेगुलेशन करता है एंड इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड? आपको मालूम है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेनली हीमोग्लोबिन से होती है। हीमोग्लोबिन को आपको जैसे मैंने बताया था कि एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाइंड करता है। तो मैक्सिमम जो 98% से ज्यादा ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो बाइंड हो जाती है हीमोग्लोबिन से एंड फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और सिर्फ 1.5% ऑक्सीजन जो है डिसॉल्व करती है प्लाज्मा में। 1 molecule of hemoglobin binds 4 molecule of oxygen. 1 gram % hemoglobin carries 1.34 ml, यानी 1 ग्राम % अगर हीमोग्लोबिन होगा तो कितनी ऑक्सीजन लेता है ml में? 1.34। हमारे यहाँ बॉडी में कितना होता है? 15 ग्राम % होता है। 15 ग्राम % का मतलब क्या हुआ? 100 ml ब्लड अगर आप लेंगे तो 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ले रहा है? 1.34। सो 100 ml ब्लड अगर पूछा जाए आपसे, 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन बाइंड कर पाएगा, ले पाएगा? सो 100 में कितना होता है? 15 इंटू 1.34 इज इक्वल टू 20.1 ml। लेकिन ये तब है जब 100% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड हो, यानी उसको बोलते हैं सैचुरेशन को SpO2। SpO2 इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये 100% होगा तब 1.34 ml लेगा, लेकिन अगर 97% है तो कैसे पता करेंगे, कैलकुलेट करेंगे? कोई बात नहीं, 100% पे जो वैल्यू आ रही है उसको 0.97 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आगे वेरी सिंपल। तो आप सबसे पहले 100% पे कैलकुलेट किया। आपको मालूम है कि अगर उसका हीमोग्लोबिन 15 ग्राम पर, जो भी अगर हीमोग्लोबिन एग्जाम्स में अलग कर देता है तो आपको उस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। 100 ग्राम ब्लड में 100 ml ब्लड में 15 ग्राम 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, और 1 ग्राम कितना लेता है? 1.34। तो जितना भी हीमोग्लोबिन है उससे मल्टीप्लाई कर दिए 1.34 से, तो आपको 100 ml ब्लड में इतनी ऑक्सीजन आएगी। और ये मान के आप चलेंगे कि 100% SpO2 जब है सैचुरेशन तब है। अगर आपको 97, 94, 93 पे दे रहा है तो जितनी वैल्यू आती है उसमें 0.97 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। ना कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? आपने देखा कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग होती है, बट कार्बन डाइऑक्साइड में हीमोग्लोबिन इज नॉट द मेन ट्रांसपोर्टर। आपको देखना है इसमें कैसे करती है। CO2 3 तरह से ट्रांसपोर्ट होती है, एज बाइकार्बोनेट आयंस, as carbamino compound, that is carbamino hemoglobin. What is carbamino hemoglobin? When carbon dioxide combines with
कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, देन कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है वो मैक्सिमम किससे होता है? एज बाइकार्बोनेट। मालूम है कैसे होता है? आरबीसी के अंदर जब ये CO2 जाती है, सो CO2 प्लस वाटर H2O, H2CO3 बनता है। Now H2CO3 is broken down by an enzyme known as carbonic anhydrase। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस आरबीसी के अंदर मिलता है और उसको तोड़ देता है HNSCO3। ये SCO3 के रूप में 60% कार्बन डाइऑक्साइड, यानी मेन अगर पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट ब्लड में किस रूप में होता है? SCO3 रूप में। 30% एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, जहाँ कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन, एंड 10% जो डिजॉल्व रहती है। अब आपने देखा डिफरेंस, कितनी डिजॉल्व रहती थी ऑक्सीजन? जस्ट 1.5%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी डिजॉल्व है? कार्बन डाइऑक्साइड कितनी डिजॉल्व हो रही है? 10%। Now why is carbon monoxide inhalation dangerous? You know, carbon monoxide and oxygen दोनों हीमोग्लोबिन से बाइंड करना चाहेंगे, बट कार्बन मोनोऑक्साइड हैज वेरी हाई एफिनिटी। उसका जो है ऑक्सीजन के मुकाबले 210 टाइम्स ज्यादा है उसकी एफिनिटी। सो अगर जहां हीमोग्लोबिन को CO मिल गया, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, वो उसी को बाइंड करेगा, ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करेगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड करेगा, बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी। एंड ये बाइंड करने के बाद छोड़ना भी नहीं चाहेगा उसको, क्योंकि ये इसको बहुत प्रिय है। जैसे कोई किसी का रिश्तेदार है, मित्र है, बहुत प्रिय है, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम उसी के साथ रहना चाहेंगे, उसको बाय बाय गुड बाय नहीं कहना चाहेंगे, उसी के साथ बैठे रहना चाहेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसी के साथ रहें। एग्जैक्टली द सेम है, 210 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी ज्यादा है ऑक्सीजन के मुकाबले। तो एक बार हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड कर लेता है तो छोड़ना ही नहीं चाहता, इट डजंट वांट टू गिव अप कार्बन मोनोऑक्साइड। इतना ज्यादा उन दोनों में दोस्ती है, और ऑक्सीजन को मौका ही नहीं मिलता कि हम हीमोग्लोबिन से बाइंड करें, क्योंकि वहां कार्बन मोनोऑक्साइड है। सो बॉडी को, सेल्स को ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड पूरा बाइंड कर लिया। दिस इज द रीजन कि हम अपने बंद कमरे में अंगीठी वगैरह जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जहां ऑक्सीजन कम होती है वहां अनबर्न्ड कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इट कैन हार्म यू। ठीक है, ओके। तो आप ये करिए, नेक्स्ट पार्ट आपको मैं जल्दी ही और दूंगा, और जो कुछ चीज़ें इसमें छूट गई हैं वो कोशिश करूंगा कि आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।